Hello everyone. So what I have realized is कि in 2024 paper I made the video previously, and it was before that the official answer key was out, and there were two three questions. I would say only two questions that had the answer that was not matching according to my knowledge. So then I just waited for the answer key, and again I analyzed them. So now I'll be just giving you 2024 paper solution with all the answers accordingly to the answer key. So with that, the first question is that the idea that many of the features of the landscape were to be explained by rapidly occurring event is given by the principle of. So rapidly occurring event किसके वजह से होते हैं, दैट इज कैटास्ट्रॉफिज्म ओनली. कैटास्ट्रॉफिज्म एक ऐसा प्रिंसिपल होता है अर्थ सरफेस का जो कि सडन शॉर्ट लिव्ड वायलेंट इवेंट से होता है रैदर देन स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस. जॉर्ज क्यूवियर ने इसे दिया था. अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, फ्लड्स, एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट्स, ये मेजर इम्पैक्ट होते हैं. फॉसिल रिकॉर्ड्स भी बहुत सारे हैं टू सपोर्ट दिस आइडिया. मास एक्सटिंक्शंस थी, उन्होंने सारी की सारी डायनासोर की स्पीशीज एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट जैसे कि मीटेड इम्पैक्ट के अंदर ही उड़ा दी. एग्जाम्पल कैसे चिक्स क्लब इम्पैक्ट 65 मिलियन ईयर्स को, यही एक एस्टेड इम्पैक्ट था जो कि आज के टाइम में कहाँ पे, मैक्सिको, ये आपका साउथ अमेरिका है ना, ये यहाँ पे कुछ मैक्सिको के पास था ये, एंड इट कॉज द मास एक्सटिंक्शन. ठीक है. नाउ रैपिड जियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं जैसे कि सुनामी, वाइल्ड फायर, ग्लोबल कूलिंग, ये भी शॉर्ट पीरियड में होते हैं. एक 1883 क्राकोटाया इरप्शन जो है, इसने ग्लोबल कूलिंग कर दी थी. ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड्स, जो कोलॉप्स, क्या होता कि सडन मेल्ट वाटर ग्लेशियर से रिलीज हो गया था इंस्टेंटली. और मिसोला फ्लड्स नॉर्थ अमेरिका में 13,000 ईयर्स अगो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स कुछ इस तरह के होते हैं. इसके बाद यूनिफॉर्म टेररिज्म क्या होता है कि जियोलॉजिकल प्रोसेस स्लोली होते हैं rather than a rapid catastrophic event, and it's a fundamental principle geology. It does not explain the sudden changes. Unconformity gaps हैं रिकॉर्ड में ड्यू टू इरोजन, नॉन डिपोजिशन, तो ये तो उससे बिल्कुल अलग है. ग्रेजुअलिज्म एक कंसेप्ट है जो कि यूनिफॉर्म टेररिज्म से समवट रिलेट करता है, stating that changes occur continuously over longer periods. So it does not account for the sudden large scale disasters. So okay, so with this I will okay, so with this second question पे चलते हैं. Meteorite inclusions, chondrules versus chondrites. ठीक है. So the inclusion in meteorites एक inclusion है आपकी meteorite में. ठीक है, जो कि कंसिडर कर जाती है एक ड्रॉपलेट दैट हैव कंडेंस्ड फ्रॉम द ओरिजिनल सोलर नेबुला प्रोडक्ट्स जो है वो इसमें कंडेंस हो गए हैं, जिससे सारा सारा सोलर सिस्टम बना है उस प्रोडक्ट से, उस नेबुला से वो कंडेंस फॉर्म में होता है. तो ये क्या होगा, कॉन्ड्रूल्स होगा. कॉन्ड्रूल्स एक स्मॉल स्फेरिकल सिलिकेट ड्रॉपलेट होती है जो कि कुछ मीटराइट्स के अंदर पाई जाती है. 4.5 बिलियन साल तक की पुरानी भी मिलती है. ये पार्शली मोल्टन और मोल्टन भी हैं स्पेस में, और ये कूल हो जाती हैं, सॉलिडिफाई जाती है टाइनी स्फेयर्स में बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग इनटू मीटराइट्स. कॉन्ड्राइट एक टाइप ऑफ मीटराइट है जिसके अंदर कॉन्ड्रूल्स होते हैं. कॉन्ड्रूल्स एक स्फेरिकल इंक्लूजन है. एंड एक कॉन्ड्राइट क्या होता है जिसके अंदर कॉन्ड्रूल्स नहीं होते, और these are the meteorites that come from the differentiated planetary bodies like moon और Mars. like क्या होता है कि जो कॉन्ड्यूल्स होता है वो आपके बहुत सारे एनालिसिस में यूज़ भी होते हैं, बिकॉज दे रिप्रेजेंट्स दी not differentiated, like they are the original rock composition like originally we had when everything was built on. but एकोंडाइट जो होता है वो बनता है जब डिफ्रेंशिएट कोई प्लानिटरी बॉडी जैसे कि मून है, मार्स है, उनकी डिफ्रेंशिएशन हुई है तो उसकी वजह से बना है. तो उसका कॉम्पोजिशन ऑफकोर्स ही बात है अलग होगा, तो उसको हम उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते. और ये यूक्राइट है, ये एक टाइप का एकोंडाइट मीटराइट ही होता है, और इसकी पहचान क्या होती है कि ये बेसाल्टिक रॉक का इसका कॉम्पोजिशन पूरा का पूरा वैसे होता है. एक वेस्टा है एस्ट्रॉयड, उसमें फाउंड किया जाता है. अर्थ का एल्बिडो जो है और एवरेज 0.3 है. ठीक है. मतलब एल्बिडो क्या होता है कि कितनी फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है अर्थ के सरफेस से. तो अगर 1 है तो मिरर होगा कि टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है. अगर 0.0 है तो एसफॉल्ट होगा, सारा का सारा एब्जॉर्ब हो रहा है. अर्थ का एल्बिडो 0.3 है, मतलब 30% जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर रही है और 70% जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है. नाउ वी हैव ऑल्सो स्नो के लिए और आईसी प्लैनेट्स लाइक यूरोपा, इनका जो एल्बिडो होता है वो 0.7 है. 0.1 होगा ओशन और फॉरेस्ट के लिए. ठीक है. और ओके, नाउ वोल्केनिक फीचर्स, लावा एंड मैग्मा टाइप्स. सो मैफिक मैग्मा, फेल्सिक मैग्मा.
क्वाइट इरप्शन, एक्सप्लोजिव इरप्शन, है ना। तो वी नो दैट मैफिक मैग्मा की क्वाइट इरप्शन होगी, फेल्सिक की एक्सप्लोजिव। ए लावा जो है वो ब्लॉक्स फॉर्म करेगा। पेहोहो को हम लोग रोपी लावा भी कहते हैं। तो रोपी लावा जो है वो स्मूथ सरफेस बनाता है। और पढ़ते हैं इनके बारे में। पेहोहो लावा को रोपी लावा स्मूथ सरफेस बनाते हैं। ये बेसाल्टिक लावा होता है, तभी तो इतने अच्छे से इनकी विस्कोसिटी, इनकी फ्लूइडिटी अच्छी है। लो विस्कोसिटी, फ्लूइडिटी इतनी अच्छी है, फैल रहे हैं। हवाई में ये मिलते हैं। ए लावा जैक्ड होते हैं, रॉकी ब्लॉक सरफेस। इनको इनके अंदर लेस फ्लूइड होता है और हायर विस्कोसिटी होता है, मतलब इनके अंदर फेल्सिक मैग्मा होता है। ठीक है, आइसलैंडिक लावा फील्ड्स में मिलते हैं। मैफिक मैग्मा जो है वो लो सिलिका होता है और बेसाल्टिक कॉम्पोजिशन होता है, जिसकी वजह से इनकी क्वाइट इरप्शन होती है। गैस कंटेंट और लो होता है और लो विस्कोसिटी होती है। हाई मतलब ये बेसिकली ये हो गया इससे रिलेटेड। अब ए लावा जो है वो फेल्सिक मैग्मा, क्यों? हाई सिलिका है, रायलिटी कॉम्पोजिशन है, एक्सप्लोजिव इरप्शन है, विस्कोसिटी हाई है, गैस कंटेंट भी हाई है। येलोस्टोन सुपर वोल्केनो, माउंट सेंट हेलेंस इनका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नाउ वी कम टू दी फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ओके, नाउ कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। तो अब स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को ध्यान से हमें पढ़ना होगा। कुछ केसेस में जो सेडिमेंट्स जा रहे होते हैं डाउनविंड प्लेट के साथ, वो सीधा के सीधे एक्रिशनरी प्रिज्म के साथ ऐड कर दिए जाते हैं। क्यों? कब? व्हेन द बेसल थ्रस्ट, मतलब रिवर्स फोल्डिंग हो रही है, ऑफ द प्रिज्म, इट प्रोपेगेट्स इनटू डाउनविंड सेडिमेंट्स forming a duplex structures and they are adding sediments to the bottom of the accretionary prism। तो इसको क्या कहते हैं? अंडरप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके सबडक्टेड सेडिमेंट्स और मैग्मा जो कम्युलेट हो रहे हैं बेस के ऑफ द ओवरराइडिंग प्लेट, इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूइंग डाउन इनटू मेंटल, दिस अकर्स एट द कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज पे होते हैं, वेयर एन ओशनिक प्लेट्स इट्स गेटिंग सबडक्टेड बिटवीन द कॉन्टिनेंट, beneath द कॉन्टिनेंटल एंड अनदर ओशनिक प्लेट। हाउ अंडरप्लेटिंग हैपन्स? सबडक्शन हो रही है शुरू, ओशन प्लेट जो है नीचे जा रही है कॉर्डिनेटल डिफरेंस की वजह से, कॉन्टिनेंटल प्लेट ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। उसके बाद सेडिमेंट्स स्क्रैप ऑफ हो रहे हैं, सेडिमेंट्स आर गुड डाउन गोइंग, ओशनिक प्लेट आर स्क्रैप्ड ऑफ एट द सबडक्शन जोन। फिर यही सेडिमेंट्स एकमुलेट होते हैं जो स्क्रैप्ड ऑफ थे और लेयर्स के अंदर स्टैकअप होते हैं और डुप्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। कहाँ? बेस ऑफ एक्रिशनरी प्रिज्म में। इसकी वजह से क्रिस्टल थिकनिंग हो जाती है और माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस को इफेक्ट होता है। वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक्स जो है, दिस थिकेंड कैन ऑल्सो लीड टू वोल्केनिज्म। ठीक है, एंड अर्थक्वेक्स ड्यू टू कंप्रेशनल स्ट्रेसेस। अब हिमालयस है, उसके अंदर आपका अंडरप्लेटिंग हुई है 100%। और कैस्केडिया सबडक्शन जोन, इधर भी आपका जो जॉन डा फुका प्लेट है वहाँ पे भी ये हुआ है। अबडक्शन क्या होता है? प्रोसेस एक ओशनिक लिथोस्फेयर इज थ्रस्ट ऑन टू द कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर इंस्टेड ऑफ सबडक्टिंग। मतलब सीधी सी बात है कि अगर दो प्लेट्स हैं, ये ओशनिक है, ये कॉन्टिनेंटल है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये नीचे जाएगी, तो ये तो हो गया आपका सबडक्शन। लेकिन अगर ये ऊपर चली जाए तो ये आपका क्या हो गया? अबडक्शन, उल्टा हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो ऑफिलाइट्स एग्जांपल्स जो हैं, ऑफिलाइट्स कॉम्प्लेक्स जो कि ओमान ऑफिलाइट, ऑफिलाइट क्या होते हैं? ये आपके मेंटल, मतलब ये आपके मेंटल से डिराइव्ड होते हैं एंड दीज आर वेरी डेंसर बट दे आर प्रेजेंट आपके अपर सरफेस के ऊपर, जो कि जिनको ऑफिलाइट कहते हैं। तो ये ऑब्डक्शन के एग्जाम्पल है। सबडक्शन एक एंटायर प्रोसेस है जिसके अंदर एक प्लेट पूरी की पूरी सिंक हो जाती है। अंडरप्लेटिंग इज स्पेसिफिक प्रोसेस विद इन द सबडक्शन। तो अगर हम कहें कि अंडरप्लेटिंग क्या है, तो ये एक प्रोसेस है सबडक्शन के अंदर। तो ओवरऑल सबडक्शन इज अ ब्रॉडरली सही कंसेप्ट। एक्रीशन क्या होता है? ये बेसिकली जनरल मटेरियल एडिशन है, ठीक है, और एट द सरफेस rather than the base of the crust। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। तो मार्जिनल स्वेल, वाइड स्प्रेड, आपके वाइड स्प्रेड एसिमेट्रिकल बल्जेस होते हैं। आपके कॉन्टिनेंट है, इसकी एजेस पे बेसिकली आपके कुछ बल्जेस वगैरह होते हैं एंड दे डायरेक्टली फॉल इनटू सी विद अ स्टीपर स्लोप टुवर्ड्स द कोस्ट। तो इनको क्या कहेंगे? अब बल्जेस, अब देखो एसिमेट्रिक बल्जेस आ गए, ठीक है, कॉन्टिनेंटल एजेस दैट फॉल डायरेक्टली इनटू द सी विद स्टीपर स्लोप। तो अगर हम यहाँ पे सोचें कि बल्जेस तो स्वेल्स में ही होते हैं, मतलब अगर हम थोड़ा सा लेमन माइंड लगाएं तो वो यही होना चाहिए। बाकी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। मार्जिनल स्वेल्स को पेरिफेरल बल्जेस भी कहते हैं। ये अपलिफ्टेड जोन्स अलोंग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन
मतलब and the slope is asymmetrically towards the sea. They result from isostatic adjustment, sedimentary loading, and mantle dynamics. When continental plates interact with oceanic plates, the crust deforms. They cause the bulge at the margin. तो क्या होता है कि जैसे आपकी ओशनिक प्लेट्स हैं ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ जो है वो कोलाइड कर गई, तो जो पीछे वाली क्रस्ट है ना वो डिफॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से बल्जेस बनते हैं. ठीक है, बल्जेस एट द मार्जिन. सेडिमेंट लोडिंग हो गया, हैवी सेडिमेंट्स जो हैं वो डिपॉजिट हो गए कॉन्टिनेंटल शेल्फ में. इट पुश द लिथोस्फीयर डाउन एंड एडजेसेंट रीजन्स बल्जेस अप. तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक हैवी आपका एक आपके जैसे ये लेयर है, तो इसके ऊपर हैवी सेडिमेंट्स जो है डिपोजिशन हो गया है, जिसकी वजह से लिथोस्फीयर जो है वो डाउन अपने आप को पुश आउट हो रही है, लिथोस्फीयर नीचे जा रही है, जिसकी वजह से आसपास के एडजेसेंट जो रीजन्स है वो बल्ज अप हो जाएंगे. ठीक है, मैंटल कन्वेक्शन क्या होता है, नीचे से एक प्लूम आया. ठीक है, जिसकी वजह से बीनीथ द कॉन्टिनेंट्स, और उसकी वजह से लिथोस्फीयर फेल हो गई एजेस के ऊपर. ठीक है, अब ग्रेट एस्कार्पमेंट क्या है, एक स्टीप स्लोप है, क्लिफ है, जो कि फॉल्टिंग और इरोजन की वजह से बनता है. फॉल लाइन क्या होती है, एक बाउंड्री है अप वेयर अपलैंड मीट्स द कोस्टल प्लेन्स. इट्स नॉट एन अपलिफ्टेड जोन. आउटलाइन प्लेटू एक आइसोलेटेड हाईलैंड होता है एंड इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स लाइक डेक्कन प्लेटू इन इंडिया. इट्स एन आउटलाइन प्लेटू, अलग से पड़ा हुआ एक आइसोलेटेड हाईलैंड. ठीक है, अब ग्लेशियल ड्रिफ्ट के बारे में बात करें. दिस वॉज करेक्ट. सो ग्लेशियल ड्रिफ्ट जो है ग्लेशियल सेडिमेंट्स है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है एक्यूमुलेशन जोन से. सो वी हैव टू टाइप ऑफ जोन, एक्यूमुलेशन जोन एंड एब्लेशन जोन. एब्लेशन से तो आपके इरोजन होते हैं और डिपोजिशन एक्यूमुलेशन जोन होता है, एक्यूमुलेशन जोन में होता है. तो ग्लेशियल सेडिमेंट्स यहीं से ट्रांसपोर्ट होंगे. कोर्स ग्रेन सेडिमेंट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं ग्लेशियर से, ऑफ कोर्स बात है, कोर्स ग्रेन होंगे. सेडिमेंट्स इरोडेड बाय ग्लेशियर एंड ट्रांसपोर्टेड बाय मेल्ट वाटर. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ऑल टाइप ऑफ ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड सेडिमेंट्स. तो ड्रिफ्ट क्या होता है, कोई भी सेडिमेंट जो कि ट्रांसपोर्ट हुआ है ग्लेशियर से और डिपॉजिट हुआ है, उसके साइज़ का कोई चक्कर नहीं है और उसके ट्रांसपोर्ट मेथड का कोई चक्कर नहीं है. टेल क्या होता है, एक अनसॉर्टेड अनस्ट्रेटिफाइड मटेरियल होता है डायरेक्टली बाय द ग्लेशियर. स्ट्रेटिफाइड एक सॉर्टेड होता है. ग्लेशियर मेल्ट वाटर जैसे कि आउटवॉश प्लेन्स जो होते हैं आपके, इसे याद रखिएगा, जो आउटवॉश प्लेन जो होते हैं वो सॉर्टेड सेडिमेंट्स के होते हैं एंड इन दे आर समथिंग दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्लेशियर मेल्ट वाटर एंड दे आर सॉर्टेड. तो इसको आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आउटवॉश प्लेन जो है वो सॉर्टेड होते हैं. नाउ एराटिक्स जो है लार्ज बोल्डर्स ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर्स डिपोजिटेड फ्रॉम देयर सोर्स. नाउ अगर हम इसकी बात करें एक्यूमुलेशन जोन से, दैट इज टू स्पेसिफिक. लाइक ग्लेशियल ड्रिफ्ट इंक्लूड्स all the sediments, not just from the accumulation zone. Glacial drifts include both coarse, fine materials. Meltwater deposits are just one type of glacial drift, like stratified drift. Glacial drift also includes stills and erratics. Erratics तो larger boulders होते हैं ग्लेशियर से. तो एक इसके अंदर आपको चीज़ जो अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो देखनी है वो ये देखनी होगी कि आपके टिल होते हैं, आपके जो ग्लेशियल ड्रिफ्ट हैं वो टिल, आउटवॉश प्लेन्स और साथ में क्या है आपका एक आपके इराटिक्स. तो ऊपर वाला जो टिल है वो तो अनस्ट्रेटिफाइड है, उसके अंदर तो आपके अनसॉर्टेड अनस्ट्रेटिफाइड मटेरियल्स हैं. स्ट्रेटिफाइड में आपके सॉर्टेड और ग्लेशियल मेल्ट वाटर से आउटवॉश बनते हैं, तो ये थोड़े से फाइन इराटिक्स जो मैंने आपको बता दिया. नाउ वी हैव दिस फोरसेट लेयर्स इन डेल्टास. तो फोरसेट लेयर्स इन डेल्टास, तो ओके तो देखो जैसे आपका ये है. ठीक है, तो यहाँ पे जो डिपॉजिट होंगे वो होंगे आपके टॉप सेट, यहाँ पे जो होंगे वो होंगे फोर सेट और यहाँ पे जो होंगे वो होंगे बॉटम सेट. ठीक है, तो एक डेल्टा होता है. डेल्टा की एक क्वालिटी लगा लो, कुछ भी लगा लो. दे कंसिस्ट ऑफ दे हैव दिस कोर्सनिंग अपवर्ड सीक्वेंस. कोर्सनिंग अपवर्ड सीक्वेंस मीन्स नीचे तो आपके फाइन ग्रेन डिपॉजिट्स और ऊपर आपके कोर्स ग्रेन डिपॉजिट्स हैं. ठीक है, and thick layer consisting of coarse particles that drop soon after entering the water body is called what? It's in the foreset layer. तो डेल्टा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम. ठीक है, तो डेल्टा जो है वो फॉर्म किया कब फॉर्म होता है, जब आपकी रिवर जो है एक स्टैंडिंग वाटर बॉडी, सी या लेक, ओशन सबसे मिलती है और फिर वहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट करते हैं. तो इनके तीन लेयर्स होते हैं, टॉप सेट, फोर सेट, बॉटम सेट, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है. तो फ्लैट अपर मोस्ट लेयर होती है, फाइन और कोर्स, मेड ऑफ कोर्स सेडिमेंट्स. ओके, या कोर्स पार्टिकल से बनी होती है एंड डिपॉजिटेड ड्यूरिंग लो रिवर एनर्जी कंडीशंस. अब फोर्सेट जो होता है थिक होता है, मिडल लेयर होता है, कोर्स सैंड एंड ग्रेवल्स होते हैं
and it forms a delta front where heavier particles drop first due to river velocity. Now bottom set layers. Fine sediments lay and silt and they are transported into deeper water and they settle slowly from the suspension. Bottom set is something that contains fine-grained sediments that travel farther. It's not the coarse particles that drop first. Top set is found at the delta surface. Top set is found at the delta surface, not at the sloping front, where the coarse material is deposited. And foreset तो मैंने बता ही दिया कि एक थिक लेयर होती है कोर्स पार्टिकल्स की जो कि जल्दी ड्रॉप हो जाते हैं और एंटरिंग द वाटर बॉडी इज कॉल्ड फोरसेट लेयर्स. ठीक है. नाउ वी हैव 9th क्वेश्चन, रिवर डेल्टा क्लासिफिकेशन. तो 4 रिवर्स दे दी, पूछ लिया क्या है. अब इसके अंदर एक चीज़ देखना, एक मिसिसिपी है, एक नाइल है, एक फ्लाई है और एक गैंगेज है. तो इसमें आप ये बताओ कि इंडिया की कौन सी रिवर है ये. अब अगर हम इसमें ऑड वन आउट लगाए ना तो ये लग सकता है, बट इट्स जस्ट इट्स समथिंग दैट बहुत बाद में ये चीज़ अप्लाई कर जाते हैं जब आपके पास कुछ और चारा ही नहीं बचता कि क्या आंसर क्या होगा. तो आप ये सब चीज़ें लगा सकते हो क्योंकि ये ऑड वन आउट थिंग, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एंड दिस ऑल थिंग्स प्ले रोल while someone is framing the question. तो रिवर डोमिनेटेड डेल्टा क्या होता है कि इस टाइप ऑफ ये तभी फॉर्म होती है जब आपके रिवर का सेडिमेंट डिपोजिशन यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है. एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल्स होते हैं जैसे कि मिसिसिपी डेल्टा, रिवर डेल्टा है, बर्डफुल डेल्टा बनाते हैं. वेव डोमिनेटेड डेल्टा वेव एक्शन है एंड इट रीडिस्ट्रीब्यूट्स द सेडिमेंट्स लाइक फॉर्मिंग द स्मूथ कोस्ट लाइन लाइक नाइल रिवर डेल्टा. टाइड डोमिनेटेड डेल्टा जो होते हैं टाइडल करंट शेप डेल्टा एंड दे फॉर्म द टाइडल चैनल्स एंड सैंड बार्स. Fly River, Papua New Guinea. Ganges Brahmaputra is not purely river dominated but tide dominated because it experienced strong tidal effects from the Bay of Bengal. And they have this extensive tidal channels and estuaries. It is classified as tide dominated delta. Now we have the coastal features, wave cut landform. अब एक नियरली, अब इसको स्टेटमेंट को देखना, एक नियरली हॉरिजॉन्टल और लैंडवर्ड स्लोपिंग बेंच है जो कि डेवलप होता है डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट से बाय ओशन वेव्स. तो अब बर्म क्या होता है, बर्म एक फ्लैट नियरली हॉरिजॉन्टल डिपोजिट होता है, बीचेस पे मिलता है आपको, एंड इट इज फॉर्म बाय द वेव एक्शन दैट इज डिपोजिटिंग सैंड, ग्रेवल एंड सेडिमेंट्स. इट इज समथिंग दैट lies above the high tide line. They are something that is created by swash, like waves moving up and then in backwash, waves retreating. So they forms during calm weather conditions when waves carry sediments to the shore. वेव कट बेंच जो है वो इरोजन से फॉर्म होते हैं ना कि डिपोजिशन से. ये रॉकी प्लेटफॉर्म में मिलते हैं एंड लेफ्ट बिहाइंड एस वेव्स इरोड द कोस्टल क्लिफ्स. बीच जो होता है ब्रॉडर टर्म होते हैं एंड इट्स रेफरिंग टू द एंटायर accumulation of sediments along the shore. Berm is a specific part of the beach. Marine platform is a submerged extension of the wave cut bench एंड ये आपके समुद्र के अंदर मिलते हैं. इट्स बिलो सी लेवल अनलाइक बर्म एंड इट इज़ अबव द हाई टाइड लाइन. तो अगर हम चीज़ें कंक्लूड करें तो बर्म तो है, बीच जो है एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे कम्युलेशन ऑफ सेडिमेंट्स है एंड बर्म जो है वो पार्ट है बीच का. बीच जो होता है वो फ्लैट, बर्म जो होता है वो फ्लैट नियरली हॉरिजॉन्टल डिपोजिट होता है, ठीक है, वेव एक्शन से सेडिमेंट डिपोजिशन से फॉर्म होता है. हाई टाइड लाइन से अबव ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड हाई टाइड लाइन से इट लाइज above the below the high tide, okay, and swash is there, backwash is there, calm weather condition. wave cut bench जो होते हैं ये इरोजन से बनते हैं. मरीन प्लेटफॉर्म जो होता है वो वेव कट बेंच का ही सबमर्ज्ड एक्सटेंशन होता है, ठीक है. ना कैलेनाइट फॉर्मेशन, वेदरिंग ऑफ मिनरल्स. So kaolinite is generally a weathering product. Which one of the following is formed? that kaolinite एक clay mineral है जो कि केमिकल वेदरिंग फेल्सपार की उससे फॉर्म होता है. ये एक सॉफ्ट वाइट मिनरल होता है जो कि सेरामिक्स, पेपर प्रोडक्शन और फार्मास्यूटिकल्स में फॉर्म यूज़ होता है. फेल्सपार लाइक ऑर्थोक्लेस एंड प्लेजिक्लेस ये कार्बनिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं एंड वाटर के साथ भी, और हाइड्रोलिसिस होता है. इस रिएक्शन के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? दैट इज हाइड्रोलिसिस, where the water is acting as an agent. It breaks down the kaolinite and dissolved ions into silica, potassium, sodium and calcium. मस्कोवाइट जो है और बायोटाइट जो है माइका मिनरल्स. अब इस चीज़ को याद रखना, जो मस्कोवाइट होता है, मस्कोवाइट इल है, मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो. तो मस्कोवाइट मिनरल्स जो हैं वो इलाइट बनाते हैं और बायोटाइट जो है वो शायद वर्मिकुलाइट बनाते हैं, नॉट कैलेनाइट. सो मस्कोवाइट इज वेदरिंग बेटर देन द फेल्सपा. अब कार्बोनेट्स जो हैं कैसे डोलोमाइट, दे आर डिजॉल्व इन एसिडिक कंडीशन बट दे डू नॉट फॉर्म कैलेनाइट. नाउ लास्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन था. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉइल फॉर्मेशन. बोल रहा है कि सिमिलर सॉइल्स कैन डेवलप फ्रॉम पेरेंट मटेरियल. दैट इज करेक्ट.
टाइम इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट, टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. वही तो वेरी करता है कि कब क्या बनेगा, कितने टाइम में सॉइल बनेगी. अब ऐसा तो नहीं है कि सॉइल एक दिन में बन जाती है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स. क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट, इज़ मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैन अदर फैक्टर्स इन सॉइल फॉर्मेशन. तो पेरेंट मटेरियल क्या होता है? ओरिजिनल रॉक विच सॉइल फॉर्म्स. क्लाइमेट जो है, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, दे कंट्रोल द वेदरिंग रेट्स. बायोलॉजिकल factors, plants, animals, they are something that contribute organic matter. Topography, it water drainage and erosion. And time it's a long term process. So time is important because soil evolves thousands to millions of years. ठीक है. Young volcanic soil, Andy soil is very different from the ancient, that is oxy soil. Now different parent materials can lead to similar soil, but due to dominant climatic factors like tropical soils, laterites can form over basalt, granite, sandstone, and all showing high weathering and iron content. Climate is more important factors other than weathering rate, biological activity, and moisture availability. Tropical climates, they deeply weathered lateritic soil. Arid climates, thin sandy soil with little organic matter. So with this, I will wrap up the video of 2024 physical geology question. There were only two questions that were not answers properly and were incorrect according to the answer key, but now it's all sorted and you can follow this. Thank you.